क्योंकि सारे ग्रुप में पहुंच गया है। ठीक है, चेक करना। कृतिका आप भी चेक करना, मैंने भिजवा दिया है एक बार। आज मैं फिर से, गुड इवनिंग बेटा, आज एक बार मैं फिर से फॉलो अप करती हूँ कि किसी ग्रुप में रह गया है क्या, तो फिर मैं आपको दोबारा भिजवाती हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे बेटा हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन से। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन होता है, सपोज करो ए एंड बी है, ये रिएक्ट करके C+D देता है। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होना जरूरी है? सबसे पहले तो किसका स्टेट मेजर मेंशन करना जरूरी है। स्टेट का मतलब कि ये सॉलिड में है कि लिक्विड में है या फिर गैस में है। सिमिलरली इधर भी हमें स्टेट में है ना, मतलब सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के स्टेट को मेंशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, लेकिन व्हाट इज द थर्मोकेमिकल रिएक्शन? थर्मोकेमिकल वो होता है जिसमें हमें पता चले कि हाँ जी ये रिएक्शन हो रही है, तो ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। ठीक है, इसका मतलब कि किसी रिएक्शन को देख के हम उसके रिएक्शन में क्या हीट का चेंज हो रहा है उसको हम पता लगा ले, तो उस टाइप के रिएक्शन को कहेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शन या इक्वेशन। When a balanced chemical equation not only indicates the quantity of the different reactant and product, but also indicate the amount of heat evolved or absorbed is called thermochemical equation. ठीक है ना, बस ये नहीं कि जैसे सपोज करो मैंने एक रिएक्शन लिख दिया यहाँ पे मैंने लिख दिया कि H2 plus O2 it gives H2O। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2H2O लिख दिया, यहाँ 2H2O लिख दिया। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया ये गैस हो गया जी, ये गैस हो गया जी, और ये लिक्विड हो गया जी। इस रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन जरूर कह सकते हैं, केमिकल इक्वेशन जरूर कह सकते हैं। ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन जरूर कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन जरूर कह सकते हैं, बट ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी लिखा हुआ है कि मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं भी हीट का डिस्कशन नहीं है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। ठीक है, अगर यही रिएक्शन मैं यहाँ से दोबारा लिखूं प्लस O2 इट गिव्स 2H2O लिक्विड, ये हमारा गैस है, ये हमारा गैस है, और यहां मैंने लिख दिया डेल्टा H इज इक्वल टू सपोज करो -x या प्लस x किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये जो हमारा रिएक्शन होगा, ये हमारा जो इक्वेशन होगा दैट इज नोन एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। सो बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें हम हीट के भी चेंज को पता नहीं बेटा, अभी जस्ट शुरू किया है टॉपिक। इंपॉर्टेंट ये बताया है आयुष कि आपको लिंक क्लासेस की नई लिंक जो है, जो नया लिंक, जो नया बैच मिल रहा है, वो बैच की लिंक आप सब लोगों को मिल गई है। तो क्या आपने वो मेल चेक किया है? क्या आपने अपना बैच ज्वाइन किया है? बताइए मुझे, आंसर दो, नहीं तो फिर मैं भेजूंगी ना टीम को। ठीक है, चलो। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन यही होता है कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन में हीट का चेंज पता चले। समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है कि उसमें हमें लिखा रहे कि उसमें डेल्टा H पॉजिटिव है या डेल्टा H निगेटिव है। ठीक है, यानी एंथैल्पी हमें पता चले। अब आते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या है थर्मोकेमिकल रिएक्शन का? सो कन्वेंशन में ये लिखा है कि फॉर अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, for an exothermic reaction delta H is negative, whereas for endothermic reaction delta H is positive। ये आपको पता है कि जब भी कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तो डेल्टा H पॉजिटिव होगा, और जब भी कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो डेल्टा H निगेटिव होगा। डेल्टा H वैल्यू फॉर ऑल स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस 1 बार, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज जीरो, यहाँ पे लिख देना। ठीक है, the coefficient of different substance represent the number of moles reacted and formed for the heat change represented in the reaction। ठीक है ना, तो ये नंबर ऑफ मोल्स भी उसमें दिखाना हो पड़ेगा थर्मोकेमिकल रिएक्शन में। द फिजिकल स्टेट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस मस्ट बी मेंशन्ड एज द हीट इवॉल्व्ड एंड एब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट। देखो ये बहुत जरूरी है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है ना आपकी,
तो उसमें फिजिकल स्टेट जरूर डालना है, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस आपको जरूर डालना है। क्यों डालना है? देखो बेटा, सॉलिड के मॉलिक्यूल को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी इन कंपैरिजन टू द लिक्विड एंड इन कंपैरिजन टू द गैस। तो इसलिए स्टेट का मेजर शो करना जरूरी है, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना, सब्सटेंस के स्टेट पर डिपेंड करता है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सम नंबर, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज आल्सो मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सम नंबर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है H2 प्लस हाफ O2, ठीक है, इट गिव्स H2O। यहाँ पे मेरा डेल्टा एच आ गया, सपोज करो प्लस x किलो जूल। ठीक है, हमने इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आ गया 2H2 प्लस O2, इट गिव्स 2H2। तो जो मेरा डेल्टा एच होगा ना, ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाए, वो हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा x किलो जूल, तो ये हो जाएगा 2 किलो जूल। सेम होगा अगर हम किसी नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे तो। If the reaction is reversed, the sign of delta H change must be magnitude. Sign of delta H change, but the magnitude remains same. Of course, जबकि कोई रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो उल्टी रिएक्शन हो जाएगी, तो साइन तो चेंज हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम रहेगा। तो ये कुछ कन्वेंशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए। अब हम आते हैं बेटा हेस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द पार्ट ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री मतलब जो भी ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन होते हैं ना, जब भी केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन में हीट का चेंज हम देखते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। हेस लॉ क्या है पहले देख लो, मैं आपको पहले वर्बली थोड़ा समझाती हूँ हेस लॉ क्या है। हेस लॉ कह रहा है अभी तक मेल नहीं आया अरुण। अरुण आप ना मुझे अपना बैच नंबर और पूरा नाम लिख के यहाँ भेज दो, मैं टीम को पहुंचा दूंगी। ठीक है ना, कि आपको मेल नहीं आया है, बट मेक श्योर कि आपने चेक किया है अच्छे से। ठीक है, चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। हेस लॉ क्या होता है? देखो, सपोज करो कोई एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, एक रिएक्शन एक स्टेप में भी हो सकती है। G10 हिमांशी, ओके एक सेकेंड, let me note it down this. G10 हिमांशु, ठीक है बच्चा, थैंक यू। तो हेस लॉ क्या कह रहा है कि सपोज करो कोई रिएक्शन जो है वो 3-4 स्टेप में हो रही है, ठीक है ना, 3-4 स्टेप में हो रही है, और चारों को जब हम फाइनल ला रहे हैं तो एक फाइनल इक्वेशन हमारा मिल रहा है, फाइनल स्टेप मिल रहा है। ठीक है, तो हेस लॉ क्या कहता है कि जो फाइनल इक्वेशन का जो हीट होगा, ठीक है ना, फाइनल इक्वेशन का जो हीट होगा, इट इज द सम ऑफ द ऑल स्टेप हीट ऑफ द ऑल स्टेप। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन एक बहुत सारे स्टेप में हो रही है और स्टेप को जोड़ने या घटाने के बाद हमारे पास एक फाइनल स्टेप आ रहा है, ठीक है ना, तो जो फाइनल स्टेप का जो चेंज हीट वो इंथैल्पी होगा, वो क्या होगा? वो होगा उनके समेशन के बराबर होगा। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे। ठीक है, हेस लॉ आल्सो कॉल्ड हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। कांस्टेंट हीट समेशन इसको बोलते ही है, कांस्टेंट हीट समेशन यानी सम होगा, is one of the important outcome of first law of thermodynamics. The enthalpy change in a chemical or physical process is similar whether it is carried out in one step or in several steps. ठीक है ना, सिमिलर होगा, या तो वो अनस्टेप में होगा, जैसे कि अगर सपोज करो मेरा एक रिएक्शन हो रहा है, मेरा एक रिएक्शन हो रहा है ए से बी, ये फाइनल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू कुछ आई हुई है, सपोज करो वाई आई है, -y किलो जूल। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में हो रहा है, कैसे? एक पहले क्या हो रहा है, ए से बन रहा है सी, फिर सी से बन रहा है बी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो होगा इंथैल्पी चेंज जो डेल्टा H1 होगा, सपोज करो ये कुछ भी है, मतलब कुछ भी वैल्यू है, ठीक है, इसको x ले लो, और यहाँ पे जो है ये है डेल्टा H2, इसको ले लो आप Z ले लो। ठीक है ना, तो अगर हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, A प्लस सी इज इक्वल एरो C प्लस बी।
सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 दैट इज x प्लस जेड। तो बेटा जो हमारा फाइनल रिएक्शन आ रहा है A टू B, एक, और इसमें जो इसका स्टेप में जो दिया हुआ है हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू वो दी हुई है -y किलो जूल। ठीक है, ये भी माइनस ही होगा। तो हम ये क्या हेस लॉ कहता है कि अगर ये रिएक्शन इस स्टेप में हो रही है और इसमें हीट इतना निकल रहा है, और सपोज करो कि इस रिएक्शन को होने के लिए 2 स्टेप हमें चाहिए, ठीक है, तो इन दोनों के जो सम का जो इंथैल्पी का जो सम आएगा ना, दैट विल बी इक्वल टू द दिस माइनस दिस सिंगल स्टेप इंथैल्पी ऑफ द सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो इसका जो स्टेप होगा यहाँ पे जो आएगा, तो इसका मतलब जो डेल्टा H होगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ठीक है, इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी वो इन दोनों वैल्यू के सम के बराबर होगी। समझ आ रही है बात? एक एग्जांपल से और समझाऊंगी। यहां तक समझ आ रही है? एक बात बताओ, बोलो जल्दी, फिर मैं इसको एक एग्जांपल से और अच्छे से समझा रही हूँ। जल्दी बताओ, सो जाओ तुम सारे के सारे, है ना, मैसेज टाइप करने में इतना टाइम लगता है। ठीक है, देखो ये हमारा एक रिएक्शन है, ठीक है, हमारे पास जो मेन रिएक्शन है वो ये है। क्या है हमारा मेन रिएक्शन? देखो बेटा ये 3/2 है। हम सपोज करो हमने सल्फर डाइऑक्साइड, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड देख रहे हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। हीट ऑफ फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर बनेगा तो उसी से बनेगा, अपने एलिमेंटल फॉर्म से बनेगा और उसका 1 मोल बनना चाहिए। ठीक है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर बनाएंगे तो S हो जाएगा, यहाँ पे O2 हो जाएगा और हमें बनाना है SO3। ठीक है, यहाँ 3 चाहिए, तो क्या करूं मैं, यहाँ 3/2 से डिवाइड करूं। ये भी गैसियस स्टेट, ये भी गैसियस स्टेट और ये भी गैसियस स्टेट। ये क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, और इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कि इसकी वैल्यू है -94.95 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये बोल रहा है ये, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है ना वो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है। कैसे होती है? सबसे पहले हम बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, तो सबसे पहला स्टेप है सल्फर, सल्फर सॉलिड स्टेट में होता है, सल्फर प्लस O2 इट गिव्स SO2, ये है हमारा गैस, यहाँ पे है सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पे जो डेल्टा H है, देखो डेल्टा H की वैल्यू लिखी हुई है -70.96 किलो कैलोरी पर मोल। दूसरा स्टेप हमारे पास, अब SO2 को किस में कन्वर्ट करना है? SO3 में। तो हम क्या करेंगे, SO2 प्लस हाफ O2 इट गिव्स SO3। इसमें सारे गैसेस फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा H आ रहा है ये डेल्टा H1 है और ये आ रहा है डेल्टा H2। तो डेल्टा H2 की वैल्यू दी हुई है -223.49 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, देखो स्पेस है, हाँ है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गई, इन दोनों इक्वेशन से हमें फाइनल इक्वेशन निकालना है। तो फिर से मैं लिखती हूँ इस इक्वेशन को, S प्लस O2 इट गिव्स SO2, SO2 प्लस हाफ O2 इट गिव्स SO3। यहाँ पे डेल्टा H की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू होगी कुछ, देखते हैं क्या वैल्यू है। -70.96 किलो कैलोरी पर मोल, और इसकी वैल्यू है -23.49 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ू, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो जोड़ दो, S प्लस SO2 प्लस हाफ O2 और O2 3/2 O2 इट गिव्स SO2 प्लस SO3। SO2 से SO2 कैंसिल आउट हो जाएगा, S प्लस 3/O2 इट गिव्स SO3। देखो मेरा फाइनल इक्वेशन आ गया। अब जरा डेल्टा H को निकालते हैं कि जो आ रहा है उससे मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये जो डेल्टा H फॉर्मेशन
SO2 SO3 का होगा, ये इन दोनों का सम होगा। तो जोड़ो -70.96, ठीक है, प्लस -23.49। जरा जोड़ के बताना तो आ रहा है क्या? सब लोग जरा जोड़ो अपनी कॉपी पे, इसको ऐड करके बताना मुझे कितना आ रहा है ये, क्योंकि मैंने तो ऐड कर लिया। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है ऐड करके। कोई बताएगा मुझे, हाँ या ना, ये बता दो। विथ निगेटिव साइन, अमन, निगेटिव साइन आएगा ना? सिर्फ अमन के आंसर आ रहे हैं, हाँ बाकी लोग भी आंसर दो। कृतिका, श्रेया, सनी, -93.4, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई देखो, ये आ गई -93.4 किलो जूल पर मोल। अब जो हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन में वैल्यू दिया था इसका वन स्टेप में, वो कितना दिया था? 94 दिया था। आप लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है, एग्जैक्ट इतनी ही वैल्यू आएगी, 94 पॉइंट, ठीक है। मैं जोड़ू, मेरा तो एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट इतनी ही वैल्यू आएगी आपकी। जितना वन स्टेप प्रोसेस की वैल्यू है ना, उतना ही वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट इतनी वैल्यू आएगी। इसका मतलब आपने कहीं एडिशन में प्रॉब्लम करी है, ठीक है, आपने क्या किया है, एडिशन में कहीं प्रॉब्लम किया है, ठीक है। तो ये हेस लॉ यही कहता है कि अगर स्टेप वाइज में दिया होगा ना, तो जो स्टेप वाइज अगर, हाँ, तो जो स्टेप वाइज अगर 94 ही आएगा, स्टेप वाइज अगर रिएक्शन दिया होगा ना, तो उसकी इंथैल्पी को अगर हम ऐड करेंगे तो जो फाइनल रिएक्शन का इंथैल्पी होगा वो उसके बराबर ही होगा। तो यही हेस लॉ कहता है। और यहाँ पे हेस लॉ किसको फॉलो करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। यानी कि एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, चाहे वो कई भी स्टेप में क्यों ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बहुत बारी पूछता है, यहाँ पे हमें लिखना बहुत जरूरी है कि हेस लॉ, it is follow first law of thermodynamics। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत जरूरी है, यहाँ पे ये पॉइंट आउट करना। चलो, हेस लॉ समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया। मैम प्लीज शो लास्ट स्लाइड। कौन सी कृतिका, एक बार ये वाला लिख लो फिर मैं बताती हूँ, ये वाला कर लो फिर मैं बताती हूँ, रुक 2 मिनट। ये वाला कि इसके बाद वाला? यही वाला ना, देख लो। ठीक है, तो हेस लॉ यही कहता है कि अगर एक रिएक्शन वन स्टेप में हो, चाहे किसी भी वेरियस स्टेप में हो, जो फाइनल इंथैल्पी होगी रिएक्शन की वो दोनों में ही सेम होगी, ठीक है ना। तो ये हेस लॉ हो गया, एंड इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें जो फाइनल स्टेप की एनर्जी है वही बहुत सारे स्टेप की एनर्जी के एडिशन के बराबर है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हीट ऑफ कांस्टेंट, हीट ऑफ कांस्टेंट समेशन। मतलब हीट हमेशा कितना भी कुछ कई सारे भी स्टेप ले लो, लेकिन जो फाइनल एनर्जी होगी ना उसमें जो हीट आएगी दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द हीट ऑफ ऑल स्टेप्स। यहां तक क्लियर है? बोल दो एक बारी भाई, क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम देखेंगे। अब हमारा जो ना टॉपिक है, आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा जाएंगे। तो हेस्ला मैंने बता दिया, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे एक जो हमने पिछला पढ़ा था उसके बेसिस पे। देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रिएक्शन स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज यूजिंग द फॉर्मूला फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन दिया है बेटा जी, CO2 गैस प्लस H2 गैस, इट गिव CO गैस प्लस H2O गैस। हमसे पूछा है क्या, हीट ऑफ रिएक्शन निकालो इसका। यहाँ पे जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो हमसे पूछा है इन स्टैंडर्ड स्टेट। दिया क्या है? दिया है हीट ऑफ
रिएक्शन ऑफ किसका दिया है, हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिया है CO2, CO का कितना दिया है -110.5। फिर हमारे पास दिया है किसका, CO2 का कितना दिया है जी -393.5। फिर हमारे पास दिया है जी H2O का, वो कितना दिया है 241.8, सबका किलो जूल में है। अच्छा एक चीज, इसमें कोई पूछेगा कि मैम H2 का क्यों नहीं दिया, H2 का क्यों नहीं दिया है। हाँ जी, पिछली क्लास में बताया था H2 जो है वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में रहेगा, और जब वो स्टैंडर्ड स्टेट में रहेगा तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्या होगा, बोलो। स्टैंडर्ड स्टेट वाले में हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जल्दी आंसर चाहिए मुझे, क्या होता है, जीरो। इतना पिटाई करूंगी ना, हाँ जीरो होता है, जीरो होता है, इसीलिए इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलो फिर हमें क्या करना है, हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, इज इक्वल टू समेशन ऑफ हीट ऑफ या फिर इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन हीट और इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये तो हमने करना है। चलो डेल्टा आर एच नॉट निकालना है इस रिएक्शन का। हमारे पास दिया क्या है, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट है CO, CO की वैल्यू कितनी दी हुई है -110.5, ठीक है, प्लस वाटर की कितनी दी हुई है 241.8, ठीक है, माइनस माइनस के बाद अब आता है रिएक्टेंट की बारी। तो रिएक्टेंट का सिर्फ और सिर्फ किसकी दी हुई है CO2 की, तो -393.5 प्लस 0, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, -110.5 प्लस 241.8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 393.5, इतना किलो जूल आ जाएगा आपका रिएक्शन। हाँ, कैलकुलेट कर लेना घर में। मैम भूल गए थे, मैम ना थप्पड़ कान के नीचे लगाएंगे ना तो सारा याद आ जाएगा, भूल गए थे, पढ़ते भी हो घर पे जाके। स्टैंडर्ड स्टेट याद रखो, स्टैंडर्ड स्टेट जीरो, स्टैंडर्ड स्टेट जीरो, स्टैंडर्ड स्टेट जीरो, स्टैंडर्ड स्टेट जीरो। H2 हो गया, जो भी हम लिखते हैं, ठीक है ना, नोटेशन जो भी हम लिखते हैं कंपाउंड को छोड़ के, जितने भी मॉलिक्यूल और एटम एग्जिस्ट हो रहे हैं वो सारे अपने जो भी हम स्टैंडर्ड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। तुम्हें ये कॉमन सेंस है कि H2 जो होगा, H2 H हाइड्रोजन जो होगा वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। कभी हम H नहीं लिखते हैं, हमेशा ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, O नहीं लिखते हैं। सोडियम को हमेशा Na लिखते हैं, Na2 नहीं लिखते हैं। तो दे एग्जिस्ट इन देयर स्टेबल फॉर्म स्टैंडर्ड स्टेट, और उस स्टेट में क्या होगा, गोला, जीरो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया, एक बार बताओ सब लोग, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कैलकुलेशन भैया कर लेना, और तुम सारे बच्चे ना कैलकुलेशन में ही मात खाते हो। आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को ना क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आता है, और कैलकुलेशन, मैम जी तो मैं तो सही करके आया था, मैम ने तो मेरे को नंबर नहीं दिया। तो नंबर क्यों नहीं दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक हमने किया था जी। ठीक है, अरे बता दो कोई कि समझ आया कि नहीं आया। सिर्फ कृतिका को समझ आया। अरुण देखो, हिमांशी ने कैलकुलेट करके भी बता दिया, देख तेरा नाम याद कर लिया मैंने, अब अरुण नहीं बोलूंगी मैं, हिमांशी नाम याद हो गया मेरा। चलो बढ़िया बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट आ ही गया, ये हमने इंथैल्पी वाला पढ़ा था, इसमें सबसे जब इंथैल्पी शुरू किया था तो फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन। पूछ क्या रहा है, जो सबसे पहला इंथैल्पी मैंने डिस्कस किया था आफ्टर स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है,
जो सबसे पहले मैंने इंथैल्पी डिस्कस किया था आफ्टर स्टैंडर्ड स्टेट, मैंने आपको बताया था कि जब भी मैम अमन हो, अमन हो, क्या अमन हो, तुम्हारा नाम तो अमन ही है ना? हम्म। हाँ तो ठीक है, सब अमन शांति होनी चाहिए, और क्या बात है। अमन ने आंसर बताया था, अच्छा, बहुत बढ़िया, आई एम सॉरी, बहुत बढ़िया अमन। अब देखो यही है ना, ये अब क्या करे, इतना धीरे धीरे रिप्लाई करते हो ना तुम लोग, मैडम भूल ही जाती है। जरा मैं देखूं, हाँ अमन ने बताया। पर अमन देख लियो, मैंने तो कैलकुलेट नहीं किया, तूने सही कैलकुलेट करा था कि नहीं? ठीक है, तो चलो, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल होगा हीट ऑफ रिएक्शन के तभी जब सारे रिएक्टेंट जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। ठीक है ना? हीट ऑफ रिएक्शन क्यों? क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखते हैं, समेशन, समेशन हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्शन। तो देखो जी चलो बढ़िया है, तो देखो जी यहाँ पे देखो, इस केस में जरा पढ़ते हैं। पहला जो हमारा है XgF4 बन रहा है, ठीक है ना? XgF4 बन रहा है, XgF4 बनेगा तो Xg कैसे बनेगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जब कोई कंपाउंड अपने एलिमेंटल फॉर्म से बनता है, ठीक है ना? जब कोई कंपाउंड अपने एलिमेंटल फॉर्म से बनता है तो उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखो XgF4, तो XgF4 किससे बनेगा? Xg से बनेगा और फिर फ्लोरीन से बनेगा, और कितना बनेगा जी? 1 मोल बनेगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे ये Xg ले लिया हमने, 2F2 ले लिया और इसका 1 मोल बन रहा है और ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। दूसरे केस में देखो, CH2Cl2, तो ये देखो, ये जो कंपाउंड बन रहा है ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में तो बन नहीं रहा है, क्योंकि ये तो एलिमेंटल फॉर्म है, बट ये क्या है? कंपाउंड है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकेंड केस में देखो, N2O3, N2O3 किससे बनेगा? या तो वो N2 से और O2 से बनेगा, लेकिन यहाँ रिएक्शन में लिखा है O3। O3 क्या होता है? दिस इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, सॉरी, कंपाउंड या एलोट्रॉप भी बोल सकते हो, ओजोन होता है, ओजोन। तो ऑक्सीजन का जो स्टेबल फॉर्म होगा ना, ऑक्सीजन का जो स्टेबल फॉर्म होगा वो O2 होगा, O3 नहीं होगा। तो चलो जी, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी हमारा गलत हो गया। अगेन CO2 बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? C+O2, लो जी बन गया CO2। और यहाँ पे देखो ये 2 मोल बन रहा है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, इसमें ऑक्सीजन अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, बट कार्बन ये बन रहा है जिससे ये कंपाउंड के फॉर्म में है। तो जो मेरा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। और हीट ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन हीट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, चलो इस केस में देख लो, डेल्टा HR प्रोडक्ट का हमें निकालना है, तो हमारा हीट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? ये हमें निकालना है, माइनस रिएक्टेंट में Xg होगा, तो Xg का भी 0, F का भी 0, तो ये हो जाएगा डेल्टा RH स्टैंडर्ड इज इक्वल टू डेल्टा RH फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा, ये मैंने बताया था जब HCl का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है ना? चलो बताओ, करेक्ट समझ आया कि नहीं समझ आया ये? हम्म, बोलो भाई, सारे बताओ, नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। क्लियर है? हाँ बढ़िया। तो अब थोड़ा सा ना और क्वेश्चन से और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन तब, हीट ऑफ रिएक्शन के इक्वल तभी होगा जब वो जो भी कंपाउंड बन रहा है वो अपने एलिमेंटल फॉर्म से बनेगा, और एलिमेंटल फॉर्म का मतलब होता है वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा। इसमें जैसे मैंने आपको दिखाया, कोई कंपाउंड नहीं होना चाहिए, कोई एलोट्रॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो 1 मोल बनना चाहिए, 2 मोल नहीं बनना चाहिए। चलो जी, अगेन आ गया। देखो, अच्छा ये क्वेश्चन तो तुम ही बताओ मुझे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन, इस चारों में, इन सब में जो दिया हुआ रिएक्शन है उसमें से कौन सा रिएक्शन करेक्ट है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर के लिए?
अब फिर से मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको डिफाइन कर रही हूँ कि हीट ऑफ फॉर्मेशन of any compound is defined when 1 mole of that compound is formed from its elemental stable state. चलो 5 मिनट का टाइम देती हूँ, 5 नहीं 2 मिनट का, फिर मैं नाम से पूछूंगी, आंसर आना चाहिए। पहला हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन आयन एक्वस प्लस OH आयन एक्वस, इट गिव्स H2O लिक्विड। क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन के रिएक्शन को शो कर रहा है? आपको बताना है। दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है H2 गैस प्लस हाफ H2 गैस, इट गिव्स H2O लिक्विड। क्या ये शो कर रहा है? देखो जी H2O हमेशा ना लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, जो उसका स्टैंडर्ड स्टेट होता है। दूसरा, तीसरे में भी बन रहा है वाटर, क्या ये इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन है? चौथे में भी बन रहा है वाटर, क्या इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन है? चलो सबसे पहले श्रेया बताएंगे। श्रेया गिव मी द आंसर, गलत सही कुछ भी बताओ। श्रेया आर यू देयर? नहीं आता है ये भी बताना। जरा देखो श्रेया है कि नहीं, पता चले लीव ना कर जाए। चल आंसर बता फिर, चल बता। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, कौन सा उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा? हम्म सोच ले फिर। चल कृतिका तुम बताओ, कृतिका तुम बताओ। कोई ना बताना, मैंने चपेट लगानी है, तुम ऑफ सामने रहते ना तो कान पकड़ती मैं। मैम 2। चलो जी एक आंसर आया 2। हाँ जी अमन तुम बता, अब तू हंस मत, आंसर बता, आंसर बता। बी। दीपक का देखो आंसर आ गया बी। आंसर कौन सा आंसर बता रहा है दीपक? बी कौन सा? नीचे वाला बी या ऊपर वाला बी है? मैं ही बताती हूँ, ऊपर वाला तो 2 लिखना फिर से। चल ठीक है। श्रेया कुछ समझ आया? तब आंसर का इंतजार कर रही हूँ मैं। 2 ही है, चल ठीक है। चल दीपक तुम बताओ। अमन 2 है, दीपक ने भी बता दिया। हिमांशी, हिमांशी टेल मी फास्ट। आयुष, सनी भी वन आंसर दे दिया। चलो जो लोग नहीं दिए हैं, हाँ ठीक है। आयुष, हाँ तो कॉपी पेस्ट हो रहा है, 2 2 2 2 कॉपी पेस्ट चलता जाएगा, है ना? चलो जी वैसे तो आंसर 2 ही है, लेकिन जो फाइनल आंसर है ना उसमें कौन सा आंसर है? -x2 किलो जूल वाला, यानी कि फर्स्ट। देखो अभी मैंने आपको बताया एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए, तो हाई पानी जब बनेगा तो रिएक्शन क्या होगी? पानी तो जब बनेगा तो सबसे पहले 1 मोल बनना चाहिए, ठीक है? तो 1 मोल बनने के लिए जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, इट गिव्स H2O लिक्विड। ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट है, 1 मोल बन रहा है, ये भी इसका स्टैंडर्ड स्टेट। अब ये क्या? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन का तो कभी भी स्टैंडर्ड स्टेट हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन हो ही नहीं सकता ना, कभी ये हो ही नहीं सकता। तो ये कंप्लीटली करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। क्योंकि जो वाटर बन रहा है 1 मोल बन रहा है, और ये दोनों ही अपने एलिमेंटल और स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ देखो, यहाँ भी पानी बन रहा है, लेकिन ये तो अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ ये देखो कंपाउंड आ गया, तो ये भी ही नहीं होगा। इस केस में देखो ऑक्सीजन अपने एलिमेंटल फॉर्म में, लेकिन हाइड्रोजन का कंपाउंड आ गया, तो ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज -x2 किलो जूल। ठीक रहे? बूझ रहा है कि नहीं बूझ रहा है? कुछ बूझ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बूझना समझते हो? है बूझना, बूझना क्या पता है बूझना क्या होता है? अच्छा ठीक है, चलो मुझे लगा मैं को, एक्चुअली मैं बनारस से हूँ ना, तो हमारे तरफ बोलते हैं बूझे कि नहीं बूझे, ठीक है? तुम सारे के सारे सारे दिल्ली वाले ही हो कि कोई इधर उधर से भी हो? हम्म सारे दिल्ली से हो, चलो बढ़िया। जाना तो नहीं, कब बनारस कभी घूम के आना, अच्छी जगह है बहुत।
बहुत सुंदर जगह है। सुना तो होगा ही ना। मूवी देखी है ब्रह्मास्त्र? केसरिया तेरा इश्क है पिया, देखा है? हैं? पूरी बनारस में। मैडम, मैं राजस्थान से हूँ, हाँ। कहा, मैं रहती तो नोएडा में हूँ कृतिका, बट मैं हूँ बनारस की। दिल्ली में भी काफी साल रहा है, रही हूँ मैं। हाँ, दिल्ली में आश्रम में रहती थी मैं, रानी बाग, किसी को पता हो तो। अब हम नोएडा शिफ्ट हो गए हैं। श्रेया यूपी की है। चलो बढ़िया है। यूपी में कहाँ की है? कौन सा सेक्टर? गौर सिटी जानता है? गौर सिटी में हूँ मैं। ओ बेटा, जौनपुर, तू तो पास की है फिर तो, बनारस जौनपुर। यूके की, फिर तो आयुष हम घूमने आएंगे यूके। ठीक है। उत्तराखंड घुमा दियो हमें। पहाड़ों से बहुत प्यार है। मैं जानती हूँ मैम, गौर सिटी, बहुत बहुत लोग जानते हैं गौर सिटी। चलो आगे क्वेश्चन करें। हाँ आयुष ना, मुझे बताना, ठीक है? मैं पहाड़ को, मेरे को पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तुम यूके में कहाँ से हो, उत्तराखंड में? आगे चलेंगे भाई। चलो, हमने पढ़ लिया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तिलबाड़ा, ये तो नाम ही नहीं सुना भाई मैंने। ये तो नाम ही नहीं सुना है, तिलबाड़ा। मनाली साइड, ओके ओके। ओ अच्छा, ओ अच्छा क्या होता है? ओ अच्छा मतलब क्या ये? आज थोड़ी बातें ही कर ले, टाइम है थोड़ा। ओ अच्छा मतलब? ये भी शायद उधर ही से होगा। नहीं, ये दीपक तो कहीं राजस्थान से है ना, दीपक तो। है। हाँ, राजस्थान से। चलो जी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या बोला था? जो नॉर्मल उसकी डेफिनेशन थी वो ये थी कि जो जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं ना, वो कांस्टेंट होते हैं। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, वी कांट क्रिएट और कांट डिस्ट्रॉय द एनर्जी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। बहुत बढ़िया कृतिका, एकदम इंटेलिजेंट बच्चा है मेरा। ठीक है। एक एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बताना मुझे। थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो ना? थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है, ठीक है ना, वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए होता है, मैक्रोस्कोपिक के लिए होता है, सब्सटेंस के लिए, कि माइक्रोस्कोपिक? क्या हम मैक्रो? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बड़े बड़े लोग नहीं बताते। कभी भी हम किसी एटम की एनर्जी यानी कि नहीं मेजर करते हैं, हम पूरे सिस्टम की एनर्जी करते हैं। ठीक है ना? तो इट इज रिलेटेड विद द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। खुश कर दिया, तो एड्रेस भेज देना, चॉकलेट ऑर्डर कर दूंगी। ठीक है, स्कूल का एड्रेस एक साथ मिलेगा। घर तो बड़ा दूर दूर हो जाएगा। चलो, the second law of thermodynamics states that any spontaneously occurring process will always lead to an acceleration into the entropy of the universe। कहोगे मैया मैम मुझे ना एक लाइन नहीं समझ में आई। ठीक है जी, हम बताएंगे। In the simple word, the law explain that an isolated system, the entropy will never decrease over the time। सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद से हो। समझ रहे हो? जो खुद से हो, नेचर की जो भी, भगवान की जो भी प्रक्रिया हो रही है, जो भी नेचर में रिएक्शन हो रहे हैं, वो हम नहीं करा रहे हैं। ठीक है ना? वो अपने आप हो रही है, वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है ना? वो क्या है? स्पॉन्टेनियस है। कुछ हमारी ऐसी आदतें होती है ना, हमें नहीं पता होता है, स्टिल हम उसको करते हैं, तो वो बोलते हैं यार ये मेरे को, मतलब मुझे नहीं था, ये आज तूने बताया तो मुझे पता चला कि अच्छा ये मेरी भी एक आदत है। तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जो अपने आप होता है। ठीक है? जो खुद से होता है। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जिनको हम कराते हैं। मतलब होता नहीं है, वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर हम कोई कंडीशन ऐसी दे दे तो वो क्या होगी, वो रिएक्शन होने लगेगी। सपोज करो कोई ऐसी रिएक्शन है कि एनर्जी, जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन है,
तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम बाहर से एनर्जी देते हैं तब वो रिएक्शन होगी, वो खुद ब खुद नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी या तो तुम दो या मैं दो या भगवान जी दे। भगवान जी जो देंगे वो तो स्पॉन्टेनियस सन के वजह से हो ही जाएगा, लेकिन जो हम और तुम और जो साइंटिस्ट लोग देंगे वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करवाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा कि कभी भी कोई रिएक्शन अगर होती है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, तो उस सिस्टम की इंट्रोपी जो है वो हमेशा बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। नाउ व्हाट इज दिस न्यू टर्म इंट्रोपी? इंट्रोपी क्या है? सो बेटा, इंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक फिजिकल क्वांटिटी है, थर्मोडायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी है जो रैंडमनेस को मेजर करती है। रैंडमनेस का मतलब कोई सिस्टम कितना रैंडम है। क्या है? रैंडम है। रैंडम का मतलब होता है बिखरा हुआ। ठीक है ना? हम भी देखो ना, अगर हमारे पास रूटीन ना रहे, तुम्हारी लगातार 3-4 दिन की छुट्टी हो जाए, तो तुम्हारी लाइफस्टाइल बिल्कुल रैंडम सी हो जाएगी और वो तुम्हें ईज लगेगा। कौन सुबह 6 बजे उठ के ठंडी में स्कूल जाए भाई? बहुत ठंड लग रहा है। अभी जो आपकी लाइफ है ना वो ऑर्गेनाइज्ड है, सुबह उठ के जाना है जी स्कूल, है ना? अभी आपको क्या होगा, कभी छुट्टी मिल गई, 5-6 दिनों का ब्रेक हो गया, तो आप 10 बजे सो के चादर उठा के सो के उठ रहे हो। अरे कितना अच्छा लगता है, रैंडम सी लाइफ हो जाती है। और वो लाइफ ना, मतलब वो लाइफ फिर अच्छी लगती है आपको। मैं तो नहीं जाता। क्यों भाई? स्कूल क्यों नहीं जाता मैं? क्यों नहीं जाता स्कूल? तो ना रैंडमनेस, कोई भी रिएक्शन, कोई भी नेचर में जो रिएक्शन होती है या कोई प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होता है जब वहां पे उसकी इंट्रोपी क्या हो, बड़ी। ठंड लग जाएगा तो हाँ, तो स्वेटर पहन के जाया कर, बेबी है तो ठंड लग जाएगा। हाँ, मैं अभी चादर में ही हूँ यार, ठंड तो लग रही है, क्या करें, ठंडी तो है ही। तो फिर वो रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस हो जाती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और जो इन्होंने कहा, इनका जो एक ही स्टेटमेंट था कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही है ना, तो उस रिएक्शन की इंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, कभी डिक्रीज नहीं होगी। एंड दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो उसकी इंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। कभी देखा है क्या नीचे से पानी ऊपर जाते हुए? नहीं। हमेशा जो फॉल होते हैं, फॉल देखा होगा, वाटरफॉल, हमेशा पानी ऊपर से नीचे जाता है। पानी जब आता है ना तो बड़ा स्ट्रीम लाइन होके आता है, लेकिन नीचे आके पूरा फैल जाता है, पूरा रैंडम हो जाता है। ठीक है, यानी रैंडम हो जाता है, उसकी इंट्रोपी बढ़ जाती है। इंट्रोपी क्या मेजर करती है? रैंडम। जैसे सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उसमें हिलने की उनको जगह नहीं होती है, तो उसकी रैंडमनेस क्या होती है? मिनिमम। उससे थोड़ा ज्यादा रैंडम कौन होगा? लिक्विड। और सबसे जो बोलते हैं ना आवारा, गैस, कहीं भी फैला दो जी, तो उसमें मैक्सिमम रैंडमनेस होती है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करता है कि कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है अगर, तो उसकी इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी, हमेशा उसकी इंट्रोपी इंक्रीज होगी। इंट्रोपी का मतलब क्या होता है? वो मेजर करता है रैंडमनेस, कि कोई प्रोसेस कितना रैंडम है, कोई सिस्टम कितना रैंडम है। ठीक है, रैंडम का मतलब होता है जो उसके मॉलिक्यूल है वो रैंडमली बिल्कुल बिखरे हुए पड़े हुए, जैसे वाटरफॉल का आपको एग्जांपल बताया मैंने। ठीक है, जैसे कि हमेशा तुम देखो ना, जब धूप में पानी को रखते हैं ना तो पानी हमेशा इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, यानी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ऑल्दो सर्दी में जब गर्मी टेम्परेचर कम होता है, तो देखो ये टेम्परेचर के इफेक्ट से जो है आइस जम जाती है, पानी जम जाता है। ठीक है ना, तो टेम्परेचर के इफेक्ट से हो रहा है। ठीक है, ऑल्दो ये भी स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि नेचर में जो भी रिएक्शन होती है वो सारी स्पॉन्टेनियस ही होती है। ठीक है ना, हम उसको नहीं कराते, वो नेचर ऊपर वाला करवाता है उसको। ठीक है, तो ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? बोलो, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? इंट्रोपी। देखो क्या, अब नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आज वाला थोड़ा सा क्लास चिल वाला है। देखा ना बातें कितनी की मैंने, क्योंकि अगले क्लास में प्रेशर आने वाला है। तो इस बार हमने सोचा 2-4 क्वेश्चन करा दें, आपके दिमाग खुल जाएंगे। और इस वाले ना पीपीटी में, इस वाले जो आपको पीडीएफ जाएगा ना, इसमें बहुत सारे बहुतेरे क्वेश्चन है
जो आपने पहले भी पढ़े हैं, ठीक है। मैं एक बार ही दिखाई देती हूँ, तो वो आप कर लेना अपने आप से। देखो ये आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं करा देती हूँ। क्या कह रहा है? द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 is 395 kilojoule per mole. The heat released upon formation of 35.2 gram of carbon CO2 from carbon and oxygen। हाँ जी, तो कंबशन कराते हैं अगर हम सॉलिड, ये ग्रेफाइट का फॉर्म होता है, प्लस O2, ये बना रहा है CO2, और हमारे पास जो हीट आ रही है दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ये आ रहा है -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है। अब देखो ये इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 1 मोल बन रहा है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर इतना ग्राम लेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो सबसे पहले तो इसको मोल में चेंज कर दो, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 35 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास CO2 कितना होगा? 12 प्लस 16 दूनी 32, 44 हो जाएगा जी। 44, ये कुछ वैल्यू आ गई आपके नंबर ऑफ मोल्स की। अब आप क्या करोगे? एक मोल से इतनी एनर्जी निकल रही थी -393.5, तो इतने मोल से कितनी एनर्जी निकलेगी? 44। ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं आपको, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ मोल्स इतना दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। जब भी हीट ऑफ फॉर्मेशन है तो अंडरस्टूड है कि नंबर ऑफ मोल्स वहां पे एक ही होंगे, एक होगा, ठीक है ना। उसके बाद दे देगा कि 4 मोल से कितना निकलेगा, तो इसी यूनिटरी मेथड से करना है। समझ आएगी बात? ये क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, ओके। और देखो ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये भी क्वेश्चन है। इन अ केमिकल रिएक्शन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। कह रहा है कि यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है R2P, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ R इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। भैया जी, जब बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, ठीक है ना भैया जी, भैया जी जब बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा होगी तो इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा तो बाहर से हीट देना पड़ेगा। तो उस केस में जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक। ठीक है भाइयों और बहनों, समझ आई बात? और जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो तोड़ने में ज्यादा, और जब प्रोडक्ट की ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की कम होगी, तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है ना जी? चलो, तो ऐसे बहुत तेरे क्वेश्चन है। एक बार ये पीडीएफ जब मैं भिजवाऊंगी, सैटरडे को मिलेगा इसका पीडीएफ सबको ग्रुप में। जिसको नहीं मिल रहा है ना, आज मैं फिर से पिंग करती हूँ जो भेजता है उनको, कि आप भेज रहे हो कि नहीं। ठीक है।